गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। लाइट हम लोग कहते हैं किसे? व्हाट इज लाइट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट अर्थात प्रकाश एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आप सबने एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा, जैसे साउंड के बारे में क्लास 9 में पढ़े, वैसे लाइट भी एनर्जी का ही एक रूप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन भी लिख सकते हो या साइट भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। एनर्जी का एक ऐसा रूप जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। साउंड एनर्जी जिसके कारण हम लोग किसी भी वस्तु को सुन पाते हैं। आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हम लोग यहाँ लाइट के बारे में बहुत ही बेसिक जो भी कंसेप्ट्स हैं, उन सारे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इन चीज़ों के बारे में जनरली आप लोग नहीं जानते होंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं जो बताऊंगा, शुरुआत अभी फर्स्ट क्लास है, तो शुरुआत के कुछ क्लासेस में ये कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आधारित रहेगा, मतलब जिसमें आप भी कुछ जानते हो और कुछ नहीं जानते हो या सुने हो, याद नहीं है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आगे हर चीज़ों का इस्तेमाल आगे के अच्छे टर्म्स को समझने में इस्तेमाल होगा। तो ये ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जैसे अगर कोई डिफाइन पूछ दे कि क्या है, तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट। दुनिया की कोई भी वस्तु जो लाइट देती हो, या खुद का हो या दूसरे का रिफ्लेक्ट करती हो। अब जैसे हम एक वस्तु है, हर चीज जो भी आप देख सकते हो वो एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, अब उसमें है कि या तो उसका अपना लाइट है, जैसे बल्ब, ट्यूब लाइट, वो अपना लाइट दे रहा है। सूर्य, चांद लाइट दे रहा है, हाँ, किसी का खुद का है या दूसरे का रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा लाइट अपना नहीं है, कहीं से लाइट गिर रहा है हमारे ऊपर, तो हमारे से टकरा के वो आप तक जा रहा है, तो आप देख पा रहे हो। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो लाइट देती हो, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट या एमिट्स लाइट, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, चाहे वो खुद का हो या दूसरे का, बस प्रकाश वो देता हो। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट। कोई भी वस्तु दुनिया का जो अपना खुद का लाइट देता हो या दूसरे का रिफ्लेक्ट करता हो, हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये इसी बेसिस पे ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने कहा, अभी हम लोग लाइट के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ये है क्या? तो अभी मैंने इसमें कहा, जिसका खुद का लाइट हो वो ल्यूमिनस, और जो दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करता, अपना लाइट नहीं देता, वो सारी चीजें जैसे टेबल, चेयर, रूम, बुक, बोर्ड, एवरीथिंग, ये सब। अब जैसे बल्ब जब जल रहा है तो वो अपना लाइट दे रहा है, तो वो ल्यूमिनस हुआ, लेकिन ऑफ हो गया तो हम बल्ब को किसी दूसरे जगह के लाइट के कारण देख पाते, उस कंडीशन में वो नॉन ल्यूमिनस है। अब चंद्रमा अपना लाइट नहीं देता, सन का लाइट जो मून पे गिरता है, इसलिए वो मून नॉन ल्यूमिनस। स्टार अपना लाइट है, ल्यूमिनस। अब सोचो फिर सन, स्टार, या इवन जो एक कीड़ा जो जुगनू कहते हो जिसे, फायरफ्लाई, वो अपना लाइट है उसका।
इसलिए वो भी ल्यूमिनस। So what is luminous object? The object which emits on light. The object which emits on light is called luminous object. Chodo is called क्या? The object which emits their own light. Example: a star, sun, firefly, etc. Just opposite of the luminous object, the object which does not emit its own light. That is table, chair, board, humans, etc. etc. कोई भी बोर्ड पर लिखी हुई चीज को नोट करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके एंड नोट कर लेंगे। ओके, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वैसे आप सब लोग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में भी जानते होंगे। The object through which light passes completely, that is transparent. The object through which light passes partially, that is translucent. And the object through which the light does not passes, that is opaque. ये लिख दूं? Okay. The object through which light passes completely, ये हमारे डेली लाइफ की चीजें हैं कि ट्रांसपेरेंट है मींस जिससे लाइट कंप्लीटली पास कर जाती है, ट्रांसलूसेंट जिससे लाइट जो है वो पार्शियली, अब जैसे पेपर पे तेल गिरा दो उसके फिर देखो थोड़ा थोड़ा हल्का सा लाइट, या बहुत सारा जो आजकल ये विंडोज में जो शीशे लगाए जाते हैं वो उसमें कुछ ट्रांसपेरेंट भी लगाते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट भी लगाते हैं। एंड ओपेक दीवार, बोर्ड जिसके आर पार तुम नहीं देख पाते कुछ भी, दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, सुनो, अब देखते हैं why we are able to see an object, why we are able to see an object। हमने अभी कहा कि लाइट क्या है, तो एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब अगला सवाल हम एक रखें कि why we are able to see an object, हम किसी भी वस्तु को देख क्यों पाते हैं? वाई, क्यों देख पाते हैं? तो कहोगे लाइट के कारण। ठीक है, हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट आया, अब हमें क्यों देख पा रहे हो? कहीं ना कहीं किसी सोर्स से लाइट आ रहा है, वो हमसे टकरा रहा है और टकरा कर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। मतलब लाइट का आपकी आंखों तक पहुंचना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक बात बताओ, अभी हम यहां से अगर सब लोग जहां बैठे हो वहां से देखते हो तो तुम्हें जो भी चीजें दिखाई दे रही, क्यों दिखाई दे रही? क्योंकि उस वस्तु के ऊपर लाइट गिरा और गिरकर आपकी आंखों तक पहुंच गया, इसलिए तुम उस वस्तु को देख पा रहे हो। जिस भी वस्तु पे लाइट गिरता है, गिरने के बाद वो लाइट आपकी आंखों तक पहुंचना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अंधेरे कमरे में जब तुम होते हो तो अंधेरे कमरे में क्या होता है? जब अगर तुम्हें कोई कहा कि हमें कुछ चीज ढूंढना है तो तुम गए और टॉर्च को जलाते, तो टॉर्च जैसे ही ऑन करते हो
तो क्या करते हो, जहां जिस रूम के जिस भी कॉर्नर में तुमने टॉर्च जलाया वहां की वस्तु पे वो लाइट गिरा और वो टकरा कर आपकी आंखों तक आया तो तुम्हें वो वस्तु दिखाई दी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लाइट के कारण देख पा रहे हो, वस्तु से टकराकर लाइट आना चाहिए। अब जैसे देखो, तो अब दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो हम यहां से घर बैठे देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली के कुतुब मीनार पे जो लाइट गिर रहा है, गिर तो रहा है, वहां भी दिन है, तो सन का लाइट वहां गिर रहा है लेकिन वो टकरा कर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो सोचो कि हम दिल्ली के कुतुब मीनार को क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि उस पे जो लाइट गिर रहा है वो टकरा कर जो लाइट निकल रहा है उसके बीच में कोई जो है वो हमारे लिए बैरियर रोक दिया, कुछ टकरा, वो लाइट हम तक नहीं पहुंच पाया। अब सोचो कि सूर्य और तारे दिल्ली के कुतुब मीनार से कितने ज्यादा दूर है, लेकिन हम उन्हें देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, बीच में कोई भी बैरियर नहीं है। तो हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, उस वस्तु से लाइट आना चाहिए। अब उसका खुद का है तो ठीक है, और नहीं तो दूसरे का रिफ्लेक्ट करे। अब जैसे चांद, सन का लाइट वहां गया और वो टकरा कर वापस आ गया, मतलब लाइट को उतना दूर तक ट्रेवल करने के लिए उसमें एनर्जी भी वो भी होनी चाहिए। अब जैसे हम ये कहें कि हम एक टॉर्च के द्वारा हाँ, हम कह रहे थे कि जैसे अगर हम कहें कि एक टॉर्च के द्वारा हम 10 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं रात के अंधेरे में, तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं है कि उतना दूर तक जा पाएगा कि वो लाइट जाए उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचे। तो सिंपली अगर हम कह सकते हैं कि वाई वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, तो सीधा शॉर्ट में आंसर जब देना हो तो डायरेक्टली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट we are able to see an object. अब बात करते हैं why an object casts the shadow. कोई भी वस्तु शैडो क्यों बनाता है? अब जैसे हम ही यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट, जो भी जितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा हो वो आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे जस्ट बैक। क्यों? व्हाई एन ऑब्जेक्ट कास्ट द शैडो? कोई भी वस्तु शैडो क्यों बनाता है? तो सिंपल सा है, आप मेरे हाथ के पीछे एक शैडो थोड़ा सा दिख रहा हो, ऐसा क्यों? व्हाई एन ऑब्जेक्ट कास्ट द शैडो? तो जवाब में अगर सीधा देखें फिर समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट कास्ट द शैडो because light always travels in a straight line. An object casts the shadow because light always travels in a straight line. Light हमेशा straight line में ही जाता है, that's why an object casts the shadow. अब जैसे देखो, हमने कहा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा सीधा जाता है, उसी के कारण शैडो क्यों बनता है? तो देखो, अब मेरे अपोजिट साइड एक बल्ब जल रहा है। अब जो लाइट यहां स्ट्रेट सीधा सीधा स्ट्रेट आ रहा है तो आया, तो जो लाइट यहां पहुंचना था वो यहां पहुंच गया, जो यहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। लेकिन जो भी लाइट हमारे ये फिंगर के पोर्शन वाले एरिया, ये हैंड, ये जो पाम है, इस पोर्शन में गिरा, वो टकराकर लौट गया। क्यों? क्योंकि लाइट टेढ़ा ट्रैवल करता ही नहीं है। तो जब लाइट टेढ़ा नहीं ट्रैवल करता मतलब, तो यहां जो लाइट आया वो रिटर्न हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। वो अगर टेढ़ा ट्रैवल करता तो वो ऐसे जाके वहां भी लाइट पहुंच ही जाता, तो वहां ब्लैक स्पॉट नहीं बनता।
हमारे हैंड के पीछे उसी पोर्शन में ब्लैक स्पॉट बना जितना दूर हमारा ये पाम है, ये हमारा लाइट यहां गिरा वो रिटर्न हो गया, लेकिन जो लाइट वहां गिरा वो वहां से आया तो वहां लाइट पहुंच गया, यहां वाला पोर्शन में भी जो पोर्शन है वहां लाइट पहुंच गया, लेकिन इस पोर्शन पे जो लाइट गिरा वो वहां से रिटर्न हो गया, तो वहां पर अंधेरा हो गया। दैट्स व्हाई एन ऑब्जेक्ट कास्ट द शैडो। कोई भी वस्तु शैडो क्यों बनाती है? बिकॉज लाइफ ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर यही कहते हैं कि अगर हम अपने माउथ के आगे अपना हैंड रख लेते और ऐसे बोलते कि तुम्हें सुनाई दे रहा है, तो साउंड का क्या है? साउंड सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता, ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है अलग, तो उसमें ये हर जब आप मुंह के सामने रख लो तो ऐसा नहीं कि इतना दूर के सामने जो होगा उसको नहीं सुनाई देगा। लाइट का क्या? लाइट ऐसा नहीं, सीधा जा रहा है, अगर बीच में अगर कोई पोर्शन, अब जैसे मैं एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रख लूं, अब जैसे एक यही रख लूं, तो अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मैंने रखा, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरा वो रिटर्न हो गया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट गिरा वो रिटर्न हो गया, और यहां जो गिरा वहां लाइट पहुंच गया, यहां वाला लाइट यहां पहुंच गया, तो सेम है। चलिए, तो अब नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का दो तरह का नेचर होता है। वन इज द वेव नेचर ऑफ लाइट, और वेव नेचर को देखते हुए एक थ्योरी दिया गया जिसे वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब वेव नेचर है क्या, ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट है क्या? तो देखो, according to the wave theory of light consists of electromagnetic wave। अब कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब समझ लेते हैं। द वेव विच डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन इस्तेमाल करते हैं जब ट्रैवल का ही सेंस है, ट्रैवल प्रोपेगेशन, बस बहुत ज्यादा हाई स्पीड वर्ड हो, हाई स्पीड से ट्रैवल करने के लिए हम लोग प्रोपेगेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ट्रैवल ही होता है, लेकिन हाई स्पीड है तो प्रोपेगेट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा स्पीड। क्योंकि लाइट का स्पीड अगर मैं बताऊं, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली लाइट का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये याद भी रखना चाहिए क्योंकि आगे चल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये जनरली ऐसे 2.9970 एक वैक्यूम में एयर में 70 और 2.9979 वैक्यूम में अप्रॉक्स ले लिया जाता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट का स्पीड है। तो ये स्पीड अगर तुम किलोमीटर में भी कन्वर्ट करते हो, दैट बिकम्स 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। लाइट कैन ट्रैवल, सो ट्रैवल वर्ड यूज करना उतना, दैट इज प्रोपेगेट। लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ट्रैवल करता है। तो मैं कह रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? द वेव विच डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, मतलब जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। द वेव विच डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, that is what is wave theory of light. According to the wave theory of light, light consists of electromagnetic wave. According to the wave theory of light, light consists of electromagnetic wave which does not need any medium for their propagation. मैं क्या कह रहा हूं? According to the wave theory of light, it consists of electromagnetic wave. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है। What is wave theory of light? According to the wave theory of light, it consists of electromagnetic wave. Light consists of electromagnetic wave which does not need any medium for their propagation. According to the wave theory of light, light consists of electromagnetic wave which does not need
any medium for their propagation. बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा हटा दो. अकॉर्डिंग टू द, आप उसे चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, वो तो वैसे स्टेटमेंट के लिए. वेव थ्योरी ऑफ लाइट. लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which does not need any medium for their propagation. वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार कहते हैं कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. अब जैसे एग्जांपल में समझो कि हमारी पृथ्वी जो है उसके कुछ किलोमीटर तक के रेडियस में एटमॉस्फेयर है, दैट इज अ मीडियम प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद तो मीडियम नहीं. आउटर सन जहां है वहां से जितने भी प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स, जो भी आउटर स्पेस में जो भी चीजें हैं, तो क्या उन्हें वहां सन का लाइट नहीं पहुंचता? जाता है. तो अगर मीडियम की आवश्यकता होती तो फिर तो हमारे से सन का कोई कनेक्शन किसी चीज के द्वारा होता, जैसे एयर या कुछ भी. ऐसा तो है नहीं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो कह सकते हो द वेव व्हिच डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. और ये लाइट का भी यही नेचर है, बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकता है. इसलिए इसके ऊपर जो कंसेप्ट दिया गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. According to the wave theory of light, light consists of electromagnetic wave which does not need any medium for their propagation. अब लाइट का एक और नेचर है, जैसे अभी हमने कहा कि why an object casts the shadow. कोई भी वस्तु शैडो क्यों बनाती है? एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि जो भी चीजें मैं मिटा रहा हूं, आप उसे वीडियो को पॉज करके और उसको वापस से फिर से लिख ले सकते हो. अब अभी मैंने लिखा था कि ऑब्जेक्ट शैडो भी बनाता है, तो क्यों? तो बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो इस नेचर को, आखिर लाइट में कुछ तो चीजें हैं जो यहां गया तो ठीक है दिखने लगा, यहां गया तो दिखने लगा, और जहां नहीं गया वहां अंधेरा हो गया. तो कोई तो चीज है जो आती है, जो एनर्जी का जो फॉर्म है. तो वह इस नेचर को देखते हुए पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट दिया गया. That is particle theory of light. ये है क्या? तो according to the particle theory of light, light consists of particles. According to the particle theory of light, light consists of particles which travels in a straight line at a very high speed. According to the particle theory of light, according to the particle theory of light, according to the particle theory of light, light consists of particles. Light consists of particles which travels in a straight line at a very high speed. मैंने क्या कहा? लाइट का क्या नेचर है? तो एक पार्टिकल नेचर भी है, मतलब लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स. लाइट पार्टिकल से मिलकर बना, और वही पार्टिकल विच ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड. स्पीड मैंने लिखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो एक और, तो ये लाइट का दो नेचर हुआ. एक तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लाइट है का वेव नेचर है, जिसके लिए वेव थ्योरी दिया. उसमें क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. और अभी कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स which travels in a straight line at a very high speed. अब ये मैंने दोनों बातें कही, इन दोनों को एक बार मन में थोड़ा सा रिपीट करके देखो कि एक में कह रहे क्या? पार्टिकल थ्योरी कह रहा है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स which travels in a straight line at a very high speed. और वेव में क्या कहा? लाइट कंसिस्ट ऑफ लाइट, according to the wave theory of light, light
consist of electromagnetic wave, which does not need any medium for their propagation. तो आप आदमी सोचेंगे एक ही चीज का दो दो नेचर बता रहे हैं, है वेव नेचर भी है, बिना मीडियम के ट्रैवल कर जाता है इसलिए वेव नेचर, और पार्टिकल से मिलकर बना है जिसके कारण शैडो और ये सारी चीजें बना रहा है, तो पार्टिकल नेचर भी है। तो मॉडर्न साइंस ने क्या किया, ये पहले एक बार वेव नेचर आया समझ में आया, बाद में डिस्कवरी हुआ तो फिर एक पार्टिकल नेचर समझ में आया, तो दोनों का वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी आया। तो मॉडर्न साइंस ने क्या किया कि दोनों थ्योरी को मिला दिया कि लाइट का दोनों नेचर है, और उसी का नाम दिया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये कोई नया थ्योरी नहीं है। According to the quantum theory, light has two types of nature, wave nature as well as particle nature. लाइट का दोनों नेचर है, पार्टिकल वाला भी और वेव भी, दोनों मिला दिए। अगर क्वांटम थ्योरी को क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, तो सीधे लाइट हैज ड्यूअल नेचर, दैट इज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर होता है, वेव भी और पार्टिकल भी, दोनों को मिला दिया। वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी हो गया क्वांटम थ्योरी। अब इसमें ऐसा नहीं कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पूछेगा तो हम इसमें वेव नेचर और पार्टिकल, वो एक्सप्लेनेशन की बात हो गई, बस इट हैज लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, इतना क्या दोगे तो क्वांटम थ्योरी हो गई। तो ये हम लोग बात कर रहे थे लाइट के नेचर के बारे में कि लाइट का दो तरह का नेचर, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। अब चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी जैसा मैंने कहा है कि छोटे छोटे डिफिनेशंस, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे इन द सेम मीडियम, या द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रे, मतलब लाइट का टकराकर वापस रिटर्न हो जाना, जिस मीडियम से जा रहा था उसी मीडियम, द सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक of the light ray in the same medium. Is called reflection of light. The bouncing back of the light भी कह सकते हो। अब रिफ्लेक्शन में मैंने कहा कि लाइट का टकराकर वापस आना। अब इसमें हम अपने डेली लाइफ में सबसे ज्यादा घर में मिरर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज प्लेन मिरर, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। पता है प्लेन मिरर में ये बनता कैसे? तो ट्रांसपेरेंट ग्लास से ही बनता है, लेकिन कैसे? तो उसके पीछे सिल्वर से कोटिंग कर दिया जाता है, पतला लेयर एकदम सिल्वर से पॉलिश कर दिया जाता है, सिल्वर। और उस सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बाद कोई दूसरा कलर केमिकल लगा दिया जाता है ताकि सिल्वर कोटिंग ना हटे। तुम ये सोचते हो कि अगर जैसे कोई भी मिरर देखे पीछे से तो देख रहे हो कि कोई कोटिंग है, मतलब लाल कलर का, ब्लू कलर का, एक्चुअली वो सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। बोलो सिल्वर कोटिंग क्यों लगाते हैं? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, दैट इज मोस्टली 95 to 96% ऑफ द लाइट विच फॉल्स ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक। दैट्स वाई सिल्वर का कोटिंग का इस्तेमाल हम लोग एक ग्लास के ऊपर करते हैं वन साइड से, तो वो एक साइड से, जिसे हम लोग फिर मिरर कह के बुलाने लगते हैं। तो वो तो मिरर की बात हो गई, मिरर कैसे बनाया जाता है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ जो आपने क्लास 8 में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह ये सब पढ़ा था, तो वह यहाँ भी है देखने के लिए। तो चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। अब ये मैंने प्लेन मिरर के लिए एक लिया, और वन साइड ये ऑब्लिक लाइन जो मैं लगा रहा हूं, ये इस साइड पॉलिश सरफेस है सिल्वर कोटिंग का। मीन्स व्हाट? आप इस पोर्शन से इसमें चेहरा देख सकते हैं। अब कॉमन सी बात है, जिधर
इधर पॉलिश सरफेस है तो इस वाले पोर्शन से। तो द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो भी लाइट रे मिरर के ऊपर आकर गिरता है इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसी को लोग डिफिनेशन कहते हैं कि व्हाट इज इंसिडेंट रे। तो तुम सीधा देखो, कोई भी लाइट रे जो मिरर पर गिरेगा दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे फॉल, the point where the incident ray fall is called point of incidence. ये सारे डेफिनेशंस जब आप लिखना तो आप मेरे रिवर्स प्लेबैक करोगे तो उसमें आप फिर से करके सुन के लिख भी सकते हो, नहीं तो खुद अपने स्टेटमेंट में सेंटेंस में भी बना सकते हो। समझ लो सिर्फ कि इंसिडेंट रे क्या है, लेकिन लिख लेना क्योंकि बाद में कभी आदमी को पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो जाए तो बेहतर रहता है। What is incident ray? The light ray which falls on the mirror is called incident ray. The point where मतलब जहां, the point where the incident ray fall is called point of incidence. And the light ray which comes back from the mirror after reflection is called reflected ray. The light ray which comes back from the mirror after reflection is called reflected ray. ये दो ही लाइट रे होता है मिरर पर। जब नॉर्मली जब ये हम लोग कोई भी लाइट रे गिराते हैं तो ये दो ही लाइट रे होता है। तो तुमने तो 3 देखा होगा। तो वो हम लोग अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए वो हम एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन एक हम लोग खुद खींचते हैं। एन इमेजिनरी लाइन which is perpendicular at the point of incidence. Point of incidence पे जो perpendicular लाइन गिराते हैं इमेजिनरी होता है ये, मतलब इधर से भी ये 90, इधर से ये 90। फिगर गंदा ना हो इसलिए ये हटा देते। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। याद रखना, कभी नॉर्मल को रे मत बुलाना क्योंकि ये लाइट रे नहीं है। तो 4 बातें हो गई इसमें, 4 टर्म छोटे छोटे मिले। द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द लाइट रे विच कम्स बैक फ्रॉम द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंड व्हाट इज नॉर्मल? रिमेंबर, नॉर्मल को कभी गलती से रे में नहीं कहेंगे। व्हाट इज नॉर्मल? an imaginary line which is perpendicular at the point of incidence. An imaginary line which is perpendicular at the point of incidence is normal. अब the angle formed between normal and incident ray is called angle of incidence, and the angle formed between normal and reflected ray is called angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां लिखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां लिख दे रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। What is the angle of incidence? The angle formed between the normal and incident ray is called angle of incidence, and the angle made between normal and reflected ray is called angle of reflection. Okay. Laws of reflection क्या है? First law: the incident ray, reflected ray, and the normal lie on the same plane at the point of incidence. The incident ray, reflected ray, and the normal. The incident ray, reflected ray, and the normal lie means रहना। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही तल प्लेन पे। कहां पे है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। वही कह रहा हूं, इंसिडेंट रे
reflected ray and the normal lie on the same plane. तीनों एक ही जगह पे रहता है. कहां पे वो? तो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे. तो वही एक लॉ हो गया कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie on the same plane at the point of incidence. The incident ray, reflected ray and the normal lies on the same plane at the point of incidence. And second one, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Means what? Angle I is always equal to angle R. The angle of incidence is always equal to the angle of रिफ्लेक्शन. मीन्स एंगल आई अगर 30 डिग्री तो ये भी 30, ये 40, ये भी 40, ये 20, ये भी 20. मतलब एंगल आई जितना होगा एंगल आर भी उतना ही होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अच्छा, मैंने अभी अभी कहा था कि नॉर्मल को कभी रे नहीं कहना. अब जैसे कभी कभी तो स्टेटमेंट में ही अगर मैं ये दे दूं, अच्छा कुछ सवाल के द्वारा, चलिए सुनते हैं. अगर हम ये कह दें if angle of incidence is 30 degree, what will be the angle of reflection? तो सब कह दोगे 30. ओके, एंगल आई मैंने 30 दिया, एंगल आर 30 हुआ. कोई पूछे कैसे, तो लॉ होता है ऐसा, एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है. एकदम सही भी है कि ये बराबर है. ठीक, अगर मैं ये कहूं, स्टेटमेंट्स के ऊपर ध्यान देना कि सवाल क्या पूछा जा रहा है. अब जैसे मैं ये सवाल कहूं, इफ ए लाइट रे फॉलिंग ऑन द मिरर, तो जो कहूं उस चीज को क्लियर समझना अपने मन में या कॉपी में, तभी किसी का जवाब देना सवाल का. इफ ए लाइट रे फॉल्स ऑन द मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर, मैंने ये कह दिया इस बार. पिछली बार मैंने अभी एंगल आई 30 दिया, एंगल आर तुमने 30 कह दिया. लेकिन बहुत बार ये सवाल भी पूछो सबसे, तो हर बड़ी में अच्छा आई समझ के और जल्दबाजी में 30 जवाब दे देते हैं. ऐसा नहीं, सवाल पहले सुनना सीखो, समझना, और उसके बाद जवाब देना. किसी चीज को जल्दी में जवाब दे देना समझदारी नहीं होता, सही जवाब समझ के देना ये समझदारी होता है. तो पहले सवाल हमेशा पढ़ के, अब 10th में हो, 10th का तैयारी अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे फिर लास्ट, तो समझना मेन, चीजों को रटने के बजाय समझना सीखो. देखो हमने क्या कहा, पहले सवाल, इफ लाइट, मैं डायरेक्टली आंसर भी दे रहा हूं, साथ में समझाता भी जा रहा हूं. द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द मिरर, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये मैंने पूछा, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तब 30 तो गलती हो जाता ना, एंगल आर मैं पूछ रहा हूं, ये कितना होगा. तो पहले नॉर्मल कितना होता है, वो तो परपेंडिकुलर ही होता है. तो अगर ये 30 तो ये 60 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तब तो दोनों का सम 90 होगा. ठीक है, तो ये 30 हो गया अकेला और ये 60 हो गया. तो ये 60 तो ये 60 ना, क्योंकि रूल में हमने ये पढ़ा, ये और ये एंगल इक्वल होता है. तो एंगल आर 60 हो गया. समटाइम्स डिफरेंट क्वेश्चन में क्या दे देंगे, इफ ए लाइट रे फॉलिंग ऑन द मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिफ्लेक्टेड रे. सवाल ध्यान से सुनिए. इफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन द मिरर, ये आने का डायरेक्शन, इफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन द मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द रिफ्लेक्टेड रे. लास्ट टाइम मैंने विद द मिरर कह दिया था, इस बार विद द रिफ्लेक्टेड रे कह रहे. इफ अ लाइट रे फॉलिंग ऑन द मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मिरर, सॉरी with the reflected ray, then what is angle r, what is angle I. तब तो नॉर्मल इसको क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, बाइसेक्ट कर देता है नॉर्मल. एंड
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज ऑल्सो बाइसेक्टेड बाय द नॉर्मल। तो ये 22.5 एंड 22.5 हो जाएगा। चलो पॉइंट लिख देते हैं 22.5 22